नमस्कार, मैं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं TKA न्यूज। आइए बात करेंगे आज की कुछ प्रमुख खबरों की। संविधान को बचाना है, समाजवादी को लाना है, देश की जनता की एक ही मांग, समाजवादी सरकार अब की बार। कर्नल शरद शरण, प्रदेश अध्यक्ष, समाजवादी सैनिक प्रकोष्ठ। फतेहपुर 4 चरणों में सफल। लोकसभा निर्वाचन के बाद 5वें चरण में जनपद में होने वाले लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है और सभी अपनी अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने में बिजी हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के समर्थन में रिटायर्ड फौजियों का एक जत्था लोगों में चुनाव के प्रति जागरूकता फैला रहा है। वहीं अपनी टीम को लीड कर रहे कर्नल शरद शरण ने बताया है कि जनता लोकतंत्र के इस पर्व का अहम हिस्सा है, सभी को बढ़ चढ़कर वोट करना चाहिए और इस बार फतेहपुर जनपद का वोट प्रतिशत पूरे देश में सबसे अधिक होना चाहिए। साथ ही समाजवादी पार्टी के आदेश अध्यक्ष पद पर रहे वर्तमान 49 लोकसभा गठबंधन प्रत्याशी के रूप में अपनी कर्मभूमि में जनता के समक्ष आए हुए नरेश उत्तम पटेल के लिए जनता ने से बहुमत की मांग की है। कहा, राजनीति में अधिकतम विरासत में राजनीति पाते हैं कि तो नरेश उत्तम पटेल जमीनी स्तर के नेता हैं, इनको जनता के बीच रहकर जनता का दर्द जाना है। फतेहपुर से ब्यूरो चीफ विपिन कुमार साहू की रिपोर्ट। नेताजी जब रक्षा मंत्री बने तब जाकर के शहीदों का शरीर घर आता था, नहीं तो वहीं दफना दिया जाता था या जला दिया जाता था, जो भी धार्मिक व्यवस्थाएं होती थी। तो उनके मूल्य ऐसे, अखिलेश जी खुद मिलिट्री स्कूल के पढ़े हुए हैं, उनकी धर्मपत्नी भी फौजी परिवार से हैं, उनके संस्कार इस तरीके से हैं कि वो जानते हैं कि फौजियों की क्या कैपेबिलिटी है समाज के सुधार के लिए, उनकी ऊर्जा का किस तरीके से दोहन किया जा सकता है। तो हम लगातार जागरण के कार्यक्रम चलाते रहे, समाज के बीच में उठते बैठते रहे। लेकिन ये पीछे जो 2 साल में अग्निपथ योजना और अग्निवीर की स्कीम जो भारतीय जनता पार्टी लेके आई है, हमारा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि भारतीय सेना के इतिहास में ऐसा गंदा आघात कभी भी फौज पे नहीं हुआ। एक फौजी को नुकसान हो, 2 फौजी का हो, 1000 फौजियों को नुकसान हो, हम सह लेंगे, हमारा दिल बहुत बड़ा है। लेकिन भारतीय सेना कमज़ोर हो तो सीधा सीधा देश की सरहद कमज़ोर होगी, देश कमज़ोर होगा, ये हमें बर्दाश्त नहीं। आपको ऐसा नहीं लगता कि सेना को मुद्दों को लेकर के आप जो जनता के बीच बैठे हैं, तो उनको आप किस तरीके से मोटिवेट करेंगे और किस तरीके से आप अपनी बात रखना चाहेंगे और किस तरीके से आप चुनाव के प्रति जागरूक करेंगे, ये किस तरीके से आप अपनी बात रख सकते हैं जनता के बीच? क्योंकि मुझे जैसा लगता है कि सेना में और जनता की सोच में कहीं ना कहीं अंतर आ जाता है और आपके डिसिप्लिन में और आम जनमानस के डिसिप्लिन में भी काफ़ी अंतर होता है। तो कैसे अपनी मंशा आप जनता तक पहुंचा पाएंगे? आपने बहुत खूबसूरत बात की और मुझे इससे एक अच्छी शुरुआत भी की। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव ही बदलाव का एक माध्यम है, सबसे पहली बात। तो कहीं ना कहीं अगर हमें कुछ फैसले बदलवाने हैं तो चुनावी लोकतांत्रिक रास्ते से जाना पड़ेगा। हम लोग दरवाजे दरवाजे जाकर के जनता को जागृत कर रहे हैं, अग्निपीत और अग्निवीर स्कीम के बारे में बता रहे हैं, उससे होने वाले नुकसानों के बारे में बता रहे हैं, शहीदों के बीच में फ़र्क बता रहे हैं। और लगातार हमारा अपना सब फौजियों को सोचना है, अगर समाज के मूल्यों में हम थोड़ा बहुत भी फौजी संस्कारों को जोड़ सकें तो ये समाज अपने आप में खुद सक्षम हो जाएगा एक बेहतर समाज और बेहतर देश के लिए। हम उनका सहयोग लेना चाहेंगे, जोड़ने के लिए वार्तालाप करना पड़ेगा, आदान प्रदान करना पड़ेगा, वो कर रहे हैं और उसका रिजल्ट चुनाव के माध्यम से भी आएगा। क्योंकि अब हमारा सोचना है, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाएगी नहीं, अग्निपथ योजना वापस होगी नहीं। और इंडिया गठबंधन ने ये वादा भी किया है, तो हम इस वादे पे चलना चाहेंगे। जैसे आप इंडिया गठबंधन की चर्चा की आपने, तो इंडिया गठबंधन को लेकर के एक सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि सर, ये 5 किलो राशन, ये योजना भारतीय जनता पार्टी की है या समाजवादी पार्टी की है या कांग्रेस पार्टी की है? इस पे आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, बहुत खूबसूरत आपने प्रश्न किया। आम जनमानस में हमारे यहाँ जो शिक्षा का स्तर है देश में, उसके कारण बहुत सी बातें ज़मीन के आखिरी इंसान तक नहीं पहुँचती। हर सरकार कुछ ना कुछ करती है, लेकिन फूड सिक्योरिटी का बिल यूपीए की गवर्नमेंट में आया था, समाजवादी पार्टी उस सरकार में हिस्सा थी, समाजवादी पार्टी के समर्थन से वो सरकार चल रही थी। और फूड सिक्योरिटी बिल की ज़रूरत क्यों महसूस की गई कि नरेगा से 4 पैसे परिवारों के पास आएंगे, लेकिन जिस तरीके के परिवारों में बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, ये हमें सोचने की ज़रूरत है कि 70-80 सालों के बाद अगर एक व्यक्ति का पेट नहीं भर सकते हम सोने से पहले, तो देश की तरक्की किस काम? इसलिए फूड सिक्योरिटी बिल आया, ये तय करने के लिए कि कम से कम गांव का आखिरी गरीब आदमी भी पेट भर के खाना खा सके, तब आगे की यात्रा कर सके। जी, अच्छा, इस पर एक बीच में अभी एक वीडियो ऑडियो के माध्यम से वायरल हो रहा था कि प्रधानमंत्री जी 40,000 रुपये केजी का मशरूम खाते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे?
हम फौजी बहुत एक निम्न मध्यम परिवारों से आते हैं और हमने सारा जीवन दाल चावल आटा रोटी खा के ही सेवा की है और हमने ये महसूस किया है कि जो साधारण खाना हमारे देश में मिलता है हम उस खाने के साथ कोई भी दुर्गम से दुर्गम जीवन जी सकते हैं। हाँ, साहिब का जीवन शैली बिल्कुल अलग है। एक उम्र के साथ हमारे जो संस्कार है, हमारी संस्कृति है, उसमें ये कहते हैं कि एक उम्र के बाद व्यक्तित्व में ठहराव आ जाता है, व्यक्ति की ज़रूरतें कम हो जाती हैं। कुछ लोग उन्हीं में से उत्सुकतावश बहुत ज़्यादा बहुत तरह के, मैं शौक़ कहूँगा, नशा कहूँगा, मुझे शब्द नहीं मिल रहा है, लेकिन साहब के कपड़े पूरे देश ने देखे हैं और पूरे दिन टीवी पे साहब को कपड़े बदलते देखते हैं। जो व्यक्ति दिन में 4-5 बार कपड़े बदलता हो और किस स्तर के कपड़े पहनता है वो आपने देखे हैं। जब साहब चलते हैं तो 4-5 तो कैमरा मैन उनके चारों तरफ चलते हैं, वो छठे कैमरे की फ़ोटो से हमको दिखता है। तो अगर साहब मशरूम खा रहे हैं तो शायद लंबी उम्र लंबी ऊर्जा के लिए खा रहे होंगे। ईश्वर उनको ऊर्जा दे, लंबी उम्र दे, लेकिन मुझे लगता है कि अब उनको अपने जीवन और अपने चौथे स्तंभ जो जीवन का होता है उस पर ध्यान देना चाहिए। उनका मशरूम देश की ऊर्जा पे, देश के नौजवानों की ताकत पे इतना भारी पड़ रहा है कि कोई नौजवान फौज में जा रहा है तो वो अग्निवीर बन रहा है और नहीं तो पेपर लीक कुमार या पेपर लीक सिंह बन रहा है। अच्छा, जैसे 2 पंचवर्षीय लोकसभा चुनाव के भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत पाया हुआ है, उसके बाद एक टीवी में हमारे एक बयान आया हुआ था और कई सोशल मीडिया साइट्स पर भी वायरल हुआ, पूरे होते वादे। इस पर कुछ जनता का आरोप भी आया कि झूठे होते वादे। तो इन दोनों सब्जेक्ट में आपका क्या कहना है?